हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। सो एवरीवन, अभी चर्चा में बना हुआ है एडी। ओके, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडी आपके सिलेबस का पार्ट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है और एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो अभी हम बात करें करंट की, बात करें चर्चाओं की, तो एडी चर्चा में बना हुआ है, साथ ही साथ फेमा चर्चा में बना है और पीएमएलए, ये दो टॉपिक चर्चा में बने हुए हैं, साथ ही साथ एडी चर्चा में बना हुआ है। वन बाय वन सारे की पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। अगर एक एस्पिरेंट है तो प्लीज़ आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बना लो, काफ़ी कंपाइलेशंस के साथ मैं ये नोट्स आपको दे रहा हूँ। आई होप सो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करते हैं एडी के बारे में। ठीक है, सो इसका जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ओके, अगर हम इसको संक्षेप में बात करें तो जो ईडी है वो आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। अब कहेंगे आर्थिक अपराध क्या है, सो देखिए यहाँ पर ईडी की अगर भाषा में बात करें कि आर्थिक अपराध यहाँ पर किसको लिया गया है, जैसे मैंने पैसा कमाया, हमने कमाने का जरिया किसी को नहीं बताया और उस पैसे को छुपाया हुआ हूँ, अब उसको मैं चाहूँ कि वो पैसा जो है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जो ऐसे अपराध होते हैं, ये जो अपराध है ये दायरे में आता है किसके, ईडी के। ठीक है, तो ऐसे जो जुड़े कंटेंट होते हैं, जो ऐसे सेगमेंट के मैटर होते हैं, उसको ओवरटेक कर लेती है ईडी। ठीक है, तो पैसे से जुड़े अपराध में यह एजेंसी एक्शन में आ जाती है। ठीक है, क्लियर। सो इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी organizations moved with investigations of offense of money laundering and violations of foreign exchange। ओके, अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज पे बात करती है और इन्हीं दो मुद्दों से जुड़े मामलों पे ये एक्शन में आती है। क्लियर, ठीक। जो मनी लॉन्ड्रिंग है और फॉरेन एक्सचेंज जो रिलेटेड मामले होते हैं वो ईडी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस के रोल में आती है। ठीक है, जो ईडी है अगर इसको हम बात करें संक्षेप में तो यह एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब ब्लैक मनी को गैर कानूनी तरीके से विदेशों में भेजा जाता है और वहाँ छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग सेल कंपनी में बांट दिया जाता है और बाद में वो जो सेल कंपनी है वह इंडिया में इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसे को देती है। यानी आप अगर नॉर्मल बात को समझे, जैसे मैंने कोई ब्लैक मनी कमाया है। अब कहेंगे ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी एक ऐसी मनी होती है जो कि सरकार के नज़र में नहीं होती है। सरकार का नज़र का कहने का मतलब कि हमारे पास जो भी अर्निंग है, स्लैब बने हुए हैं गवर्नमेंट के पास कि कितने पैसे से कितने पैसे के मध्य में आपके पास अर्निंग है तो आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। ठीक है, हम टैक्स से बचने के लिए अपनी अर्निंग को छुपा लेते हैं। ठीक है, सरकार को टैक्स हमें न देना पड़े, हम अपने अर्निंग को छुपा लिए। अब क्या करते हैं कि अर्निंग सरकार को न दिखाना पड़े, हम कहाँ से कमा रहे हैं वह रिसोर्स न बताना पड़े, हम क्या करते हैं वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू किसी दूसरे माध्यम से कहीं पे भेज देते हैं और वहाँ से जो पैसा होता है छोटे छोटे सेल कंपनी में बन जाती हैं, जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, बांट देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो फिर जहाँ से पैसा गया होता है वहीं पर इन्वेस्टमेंट के बहाने पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करना। ये जो दायरा है ये दायरा है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, क्लियर। अब कहेंगे सेल कंपनी क्या होता है, सेल कंपनी का आप मोटा मोटा ये समझो कि सेल कंपनियां जो होती हैं वह जो इनलीगल मनी होती हैं उसको छुपाने का एक माध्यम होती हैं, उसको इनलीगल को लीगल में कन्वर्ट करने की एक माध्यम होती हैं। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा समझ लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है वह ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, उसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्रयास किया है बताने का कि ब्लैक मनी, जैसे ब्लैक मनी है किसी ए स्थान पर है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ब्लैक मनी किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू किसी बी स्थान पर गया। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया। छोटे छोटे पार्ट में बांटने के बाद फिर पैसा जहाँ से गया था वहाँ पर पैसा आया, लेकिन वह पैसा
जब गया था तो बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए गया था, लेकिन जब आ रहा है तो बिल्कुल वैधानिक तरीके से आ रहा है, सूचना देकर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है, ये वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास जितना डॉलर होगा उतना ही हम बाहर से सामान इंपोर्ट कर पाते हैं। कुछ रूल, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि भाई हमारे पास जितना डॉलर में पैसा होता है हम उतना ही बाहर से जो सामान होते हैं, तेल होते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, उतने ही मंगा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामले में भी अगर कोई गैर वैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है तो ईडी एक्शन में आती है। तो हमने मोटा मोटा बात कर लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज के मामले में ईडी एक्शन में आ जाती है। अब इसको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, कौन कौन इसके अंदर होता है, क्या क्या मैटर को ये डील कर सकता है, कैसे कैसे इसको शक्तियाँ मिली है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, शुरू में इसका जो नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट था, ईयू था। ठीक है, ये डिपार्टमेंट 1956 में आया। ठीक है, क्लियर, अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1947। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कब आया, तो यह 1956 में आया था। ठीक है, अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ठीक है, इसको फेरा 47 भी आप कह सकते हैं। याद रखना कि 1956 में आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1947। ठीक है, शुरू में इसमें एक डायरेक्टर होता था और इनकी सहायता के लिए आरबीआई से डिपुटेशंस पे ऑफिसर भी होते थे, साथ ही साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी होते थे इनके सहायता के लिए। ठीक है, मुख्यालय शुरू में इसका दिल्ली था और इसकी दो ब्रांचें थीं, कोलकाता और बॉम्बे। ठीक है, 1957 में ईयू से इसका नाम परिवर्तित करके ईडी कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखना, अगर वन लाइन में पूछता है तो बता देना कि ईयू से ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो 1957 में इसका नाम किया गया। 1960 पे आते हैं। 1960 में ईडी को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में लाया गया। अगर ये पूछता है कि रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन फाइनेंस के अंडर में कब लाया गया, तो 1960 में लाया गया ईडी को। ठीक है, 1999 पे आते हैं, एक फेमा एक्ट आता है। ठीक है, जो कि ईडी को पावर को बढ़ा देता है। किस पावर से? 1960 वाले पावर से। ठीक है, 2002 पे आते हैं, एक एक्ट आता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें ईडी के पावर को और बढ़ा दिया जाता है। 1918 पे आते हैं, फियो, ठीक है, फोगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018। इसमें होता क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं भारत में, वो बहुत बड़ा घपलत करते हैं पैसा का। ठीक है, और क्या करते हैं, लास्ट में फॉरेन में भाग जाते हैं। ठीक है, तो उन पे शिकंजा कसने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए फिर फियो लाया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1960, 1999, 2002 और 2018। अभी बात करें तो जो फेमा है 1999 वाला और पीएमएल ये 2002 वाला, ये भी न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि इसके दायरे में काफ़ी बातें कही जा रही हैं। तो मे भी इससे पूछ ले कि कब आया, तो 1999 में फेमा आया था, 2002 में पीएमएल आया था। ठीक है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और फियो क्या है, 2018 में बात कर लिया कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस तो करते रहते हैं, एक अच्छा खासा किसी बैंक का दिवाला निकाल देते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं और उन पर किसी तरह से ना कोई एक्ट है ना कोई कार्रवाई की जाती है, तो वो अब फियो के तहत उन पर शिकंजा कसा जाता है। ठीक है, जो ईडी है, ईडी को कहाँ कहाँ शक्ति मिलती है, किन किन एक्ट से शक्ति मिलती है, तो फेमा से शक्ति मिलती है, हमने बात किया, फेरा से मिलती है, पीएमएल से मिलती है, फियो से, और कॉपपोस से यहाँ से पावर मिलती है। ठीक है, जो फेमा है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज को रोकने के लिए काम करता है। PMLA ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करता है। शॉर्ट में इसको जानिए कि जो फेमा होता है ये फॉरेन एक्सचेंज को रोकने के लिए काम करता है, और PML जो होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, ईडी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सो नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ईडी के जो डायरेक्टर है वो कैसे नियुक्त होते हैं, तो देखिए, करता तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट इनका है, लेकिन एक
कमेटी होती है, ठीक है, उस कमेटी के सलाह पर इनकी चुनाव, इनका अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन उस कमेटी का जो अध्यक्षता है वह सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ कौन होते हैं, तो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी होते हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। इतने लोग कमेटी के मेंबर के रूप में होते हैं, सदस्य के रूप में होते हैं, और इनके सलाह पर जिस नाम पे मुहर लगता है, फिर उस नाम के मुहर को अपॉइंटमेंट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट पारित कर देती है, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछ लेता है कि ईडी का जो डायरेक्टर है अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे, तो एक समिति बनती है, समिति में कौन कौन होता है मैंने बात कर लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उस समिति के अनुशंसा पे, ठीक है। फेमा पे आते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। आयात निर्यात करते समय जो फॉरेन करेंसी इस्तेमाल होता है उसके रूल रेगुलेशंस फेमा के अंदर आते हैं, ठीक है। फेमा जो है वो फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने वाला एक्ट है, जो कि इंडिया के लिए जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी का रेगुलेशंस के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो नियम कानून का बात करता है वो फेमा है, ठीक है। PMLA, द प्रिवेंशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में अधिनियमित किया गया था और 1 जुलाई 2005 में लागू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए देश में एक कानूनी ढांचा तैयार करना इसका मोटिव था। धन शोधन को गैर कानूनी मानता है PMLA, ठीक है। धन शोधन क्या है, सो अवैध रूप से अर्जित धन को छुपाना या बदलना, ठीक है, को हम धन शोधन के रूप में जानते हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को थोड़ा सा और मोटा मोटा जान लेते हैं। देखिए, मनी का मीन्स होता है पैसा, लॉन्ड्रिंग मीन्स धुलाई, ठीक है। तो काली कमाई को ईमानदारी कमाई में जब परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यानी भैया, जैसे हमने पैसा कमाया और हमने कमाए हुए पैसे का ना ही जरिया बताया, ना ही ये बताया कि हमने कितना पैसा कमाया। क्योंकि जरिया बता देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम कौन सा काम करते हैं, लीगल करते हैं, लीगल करते हैं। अब इसमें लीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लेकिन जो कमाया हुआ जो पैसा है, सरकार ने स्लैब बनाए हुए हैं कि आप कितने पैसे से कितने पैसे के मध्य में आप पैसे के मालिक हो, अर्निंग किए हो, तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसे को छुपा लेते हैं और किसी न किसी माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में। जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो जो पैसा है, अब इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करते हैं, फिर वहाँ पर जो भी अर्निंग आती है वो तो वाइट मनी हो गई। और साथ ही साथ जब एक बार हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो किसी कैपिटल में पैसा किसी एसेट में कन्वर्ट हो गया, फिर तो कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो यही सब सारे जो प्रोसेस हैं, इसी प्रोसेस पे, इन्हीं सब चीज़ों पे नकेल लगाने के लिए ईडी बिल्कुल एक्शन में आती है। और उसमें चाहे नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, जिस पे भी ऐसे आरोप लगते हैं वहाँ पे ईडी एक्शन में आ जाती है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।